नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता है जब एक कहानी इस तरीके की नहीं हो जाती, जिसमें विपक्षी आरोप लगाए कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सरकार ये बोले कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस आरोप प्रत्यारोप को साधारण मान करके छोड़ देना, क्या ये एक विकल्प है? या वाकई अब एक ऐसी स्थिति हो रही है कि एजेंसियों को सिर्फ विपक्ष का ही करप्शन दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जिसका हृदय परिवर्तन हो जाए एजेंसियों की वजह से, तो वहां पर एजेंसी शांत हो जाती। ये सारे उदाहरण हैं। इतिहास में हमने कई बार इन उदाहरणों का उल्लेख किया है और उदाहरण ये भी दिए हैं कि किस तरीके से लगातार बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनके खिलाफ ये एजेंसियां बहुत ही उग्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं, बहुत ही एग्रेसिवली। अगर पिछले हफ्ते का ही ताजा मामला देख लें तो हफ्ता खत्म होते होते एनसीपी, आरजेडी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई, और ये लंबी फहरिस्त है, लगातार इतने सारे नेताओं के खिलाफ मामले एजेंसी में चल रहे हैं या पुनर्जीवित हो गए। ऐसे में एक सवाल फिर से उठता है और सवाल यह है कि सीबीआई ईडी जांच क्या आ गई है विपक्ष पर आंच? और क्या यह है सरकार के दोहरे मापदंड का एक और उदाहरण कि अपने लोगों को या जिनका हृदय परिवर्तन हो जाए उनको तो आप छोड़ दें, लेकिन विपक्ष के लोगों पर इन एजेंसी की जो आंच है, जांच की आंच, वो बनी रहे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रकाश चंद शर्मा, नेता हैं बीजेपी के, स्टूडियो में मेरे साथ पीकेडी नाम्बियार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके विचार थोड़ी सी सरकार की तरफ रुझान रखते हैं। थोड़े से कहूं या पूरा कह दूं? पूरा ही कह देता हूं। पूरा कह देता हूं। आप पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में बोलते हैं। ओनिका मेहरोत्रा, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आपके बहुत बहुत स्वागत। श्रीधर रेवुल्ला रेड्डी, प्रवक्ता हैं बीआरएस के, भारत राष्ट्र समिति के। आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार, और जास्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रकाश चंद शर्मा जी से। सबको एक एक मिनट का समय देंगे, आपका समय शुरू होता है। आप संकेत, देखने वाली बात है कि आप इसको दोहरा मापदंड कहें, बट जो सच्चाई से कोसों दूर है। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सरकार ने जब स्थापना हुई थी 2014 में, जीरो टॉलरेंस की नीति ये सरकार लेके आई, और उसके बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये लेके आई। और लगातार हम देख रहे हैं कि इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उस चीज को सपोर्ट कर रही है। जनता नहीं चाहती कहीं करप्शन रही, जनता नहीं चाहती कि उनका हक हिस्सा कोई मारे, और जिसने भी मारा है, चाहे अभी मारा हो चाहे पहले मारा हो, जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, वो अपने हिसाब से कंसर्न है। और उसी का परिणाम है कि एजेंसीज फ्री होकर काम कर रही हैं, और लॉ का, एजेंसीज का काम करने का अपना एक प्रोसेस होता है। उनको जैसे अपने हिसाब से फीडबैक मिलता है, प्रोसेस मिलता है, वो एक्शन ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता, उनकी पूर्व अध्यक्षा बेल पे घूम रही है नेशनल हेराल्ड में। जनता उससे परेशान है और नामो निशान उनका मिटाने को आतुर है। तो ये देखने वाली बात है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को सरकार प्रमोट कर रही है, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। जी, ओनिका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पैटर्न ही यही है। हमारे प्रधानमंत्री यही कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि सच दिखाई दे। तो जब कहा ये जाता तो करेंगे वही। एक समय था ये कहते थे सीबीआई नहीं, ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और केज पैरेड बताया जाता है। आज जब उन पर उंगलियां उठ रही हैं तो गायब हैं। दूसरा मतलब मीठा गप गप और कौड़ा कौड़ा थू थू, तो ऐसा तो नहीं होगा ना सर, जब एलिगेशन लग रहे हैं और पुख्ता सबूत है। अभी हाल ही की पिछली बात तो छोड़ दीजिए, मंत्री विश्वास से लेके तमाम वो अधिकारी और तमाम वो लिस्टें हैं जिनके अगेंस्ट से हुआ, और वॉशिंग मशीन अब पता नहीं कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कौन सी वाली होगी, जिससे बिल्कुल ही धुल जाते हैं। और सवाल ये होता है कि अभी कर्नाटक में ये 8 करोड़ पकड़े गए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है सर? सामने दिख रहा है, उसके बाद भी अगर आंखों में पट्टी बंधी हुई है, अंधभक्ति की इतना है, ट्रोल आर्मी इतनी लग जाती है, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। ये जो गलत हो रहा है, केसेस देखिए 2014 के पहले और 14 के बाद 3000 केसेस बढ़ गए। उसके बाद आप कन्विक्शन रेट शायद 2% है। ठीक है। पीकेडी नाम्बियार। बिल्कुल, जहां से ओमनिका जी खत्म किया वहीं से शुरू करूंगा।
यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में लगभग 112 ईडी का केसेस थे दर्ज किया था। आपको पता है कि एक तरह से एक दौर था जो करप्शन केसेस का एक से बढ़कर दूसरा हर रोज अलग अलग करप्शन चार्जेस का जमाने में टाइम पे भी आपने देखा था सिर्फ 112 केस। पिछले 8-8.5 साल का जो मोदी जी का जो कार्यकाल के अंदर लगभग 3000 केस हुआ है। मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूं, जितनी भी लोग जो ये राजनीतिकरण ऑफ ईडी और सीबीआई जिसको कह रहा है, इसमें से कितनी प्रतिशत लोग पॉलिटिकल पार्टी का लोग हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टी का लोग है भी हो तो AK एंटनी के पास ईडी या सीबीआई क्यों नहीं जाते? प्रणब मुखर्जी के पास क्यों नहीं गए थे? जिसने चोर की जिस जगह पे जो चोर के पास पुलिस पहुंचना जरूरी है, मुझे लगता है कि जहां तक जो जितना भी एजेंसीज है एंटी करप्शन मूवमेंट के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, तो पूरी देश को, ऑपोजिशन पार्टी को भी और हर पार्टी को उसको आपने जो बात बोली है ना, उससे कई बातें निकलेंगी और वो बात हम आगे जो शुरुआती वक्तव्य खत्म हो जाए उसके बाद में वापस आऊंगा आपके पास। मिस्टर रेड्डी, श्रीधर रेवुलर रेड्डी, आपका 1 मिनट। वो अभी आज जो ये ईडी, सीबीआई, IT पहले से हम लोग ये बताना चाह रहे थे और बताते आ रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के अनुकूल जो काम करते हैं। और आज जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में या जो भी केसेस में इन लोगों का जो कार्रवाई है विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आज हम दिल्ली में महिला आरक्षण के लिए हमारे MLC कविता जी ने पूरे 18 राजनीतिक दलों के साथ वहां पर एक प्रदर्शन कर रहा है। और जो नरेंद्र मोदी सरकार को आप क्वेश्चन करते हैं, जैसा अदानी स्कैम हो, ऐसे दूसरे बहुत सारे चीज हो, उसको क्वेश्चन करते हैं, उन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई होते हैं। उसके पीछे सीबीआई, ईडी, IT और जाते हैं। और जिन लोग जो लीडर बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, जैसा हमारे आंध्र प्रदेश में 2 TDP MPs ज्वाइन किए थे, उसके ऊपर पहले IT का रेड्स हुआ था, ईडी का रेड्स हुआ था, ऑफिशियली केसेस बुक हुआ था, 6000 करोड़ के हद तक बैंक फ्रॉड हुआ था। एक मिनट का समय खत्म हो गया रेड्डी साहब, वापस आऊंगा आपके पास। आशुतोष जी, बीजेपी में ज्वाइन किए, फिर एकदम निर्मा सर्फ अप्लाई किया गया जी। रेड्डी जी वापस आऊंगा आपके पास जी। आशुतोष जी, शुरुआती वक्तव्य। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जी का 0 टॉलरेंस है। मुझे लगता है इसको 0 टॉलरेंस नहीं करना चाहिए, इसको 50% टॉलरेंस करना चाहिए। 50% इसलिए क्योंकि जो विपक्ष है उसके यहां तो आप अगर आप रेगुलरली देखें तो कभी वो कविता जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी लालू यादव के यहां छापे मारने की कोशिश करते हैं, कभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई एक्टिव रहती है। ये 3 दिन का वाकया है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या जो एजेंसीज हैं वो संविधान के प्रति जवाबदेह हैं या सरकार के प्रति जवाबदेह। अगर वो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं तो ये सारे ऑफिसर्स ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं। जहां तक ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है? अडानी के खिलाफ आज तक क्यों नहीं छापे पड़े? वो जो कर्नाटक के अंदर जिस MLA के यहां 8 करोड़ रुपए कैश मिले, उनको जिस तरीके से उनको बेल मिली और बेल मिलने के बाद उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया, ऐसा लगा जैसे सरहद पर शहादत देकर आए हो। ये जो ब्लेटेंट तरीका है, ये जो बेशर्म तरीका है, विभत्स तरीका है, मुझे लगता है ये बहुत ही अश्लील है। और ये देश में वापस आता हूं लॉ है उसके खिलाफ है। जी। सुबोध कुमार जी, प्रवक्ता RJD, आपका स्वागत है। आप शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। मैं दोहरा दूं, सवाल है क्या सीबीआई और ईडी की जो जांच है उससे सिर्फ विपक्ष पर आंच है और ये सरकार के क्या दोहरे मापदंड है? देखिए, क्योंकि इस हफ्ते में आप भी लपेटे में आए। संकेत जी, देखिए ये जो बात आप जो क्वेश्चन आपने हमें दिया, इस क्वेश्चन का आंसर जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जिस तरीके से 2024 का भी इलेक्शन होने वाला है, उसको देखते हुए लगातार ऑपोजिशन लीडर पे टारगेट और टार्निश किया जा रहा है। मिलिशियस इंटेंशन के साथ उनका परसेप्शन को बिगाड़ने की ये कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जान रही है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी का जो कॉम्बिनेशन हुआ है बिहार में, ये डेडली कॉम्बिनेशन है अगेंस्ट द कॉमनल फोर्सेस। और कॉमनल फोर्सेस ये अच्छे तरीके से जान रही है। और अमित शाह जी का जो रैली हुआ था फरवरी में 25 तारीख को चंपारण में,
ठीक उसी दिन हम लोगों का रैली सीमांचल में हुआ था महागठबंधन का, और अमित शाह जी की रैली फ्लॉप हो गई थी और सीमांचल की रैली सुपर हिट रैली थी। ये देखते हुए अमित शाह जी तिलमिलाए हुए थे। और जिस तरीके से अभी हमारे साथीगण जितना इन्होंने बोला कि जो पूरी CBI और ED जितनी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रलिटी की तरफ संविधान के हिसाब से इनको न्यूट्रल होना चाहिए था, पर दे आर कमिटेड टू पर्टिकुलर पार्टी। और एक कमिटमेंट जो है उनका पर्टिकुलर पार्टी का, वो ये जितने भी जो रेड आज देख रहे हैं, आज भी रेड हो रही है, ये रेड उसी का परिणाम है और इन ह्यूमन बिहेवियर है। मैं वापस आता हूं आपके पास। जैस्मिन शाह हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत, पिछले 8 सालों में जिस हिसाब से ED, CBI और IT का दुरुपयोग हुआ है, मेरे ख्याल से आज मोदी जी देश की जनता को करप्शन की बात ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। देश की आज सारी जनता जान चुकी है कि ED और CBI का मतलब केवल विपक्षी पार्टियों से सरकार छीनना, इनका करप्शन से कोई लेना देना नहीं। और 2-3 आंकड़े मैं केवल रखूंगा। पहला, 2014 के बाद ये आंकड़े न्यूज़ रिपोर्ट्स में आए हैं कि 95% केसेस ED और CBI के जितने भी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट हुए हैं, उसमें से 95% केवल ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ हुआ है। देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ। 2014 से पहले ये आंकड़ा केवल 50 या 60% था, अब 95% है। दूसरा, एंडलेस एक इतनी लंबी लिस्ट है, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, इतने सारे बीजेपी के नेता जो जब बीजेपी में नहीं होते हैं उनके खिलाफ सारी कार्यवाही होती है, जब जैसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो धुल जाते हैं। अभी एक महाराष्ट्र के कांग्रेस MP ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, पता है क्या कहता है? कहता है कि अब मुझे नींद अच्छी आ रही है क्योंकि अब ED से मेरा छुटकारा। चलिए इसी नोट पर, ठीक है, इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे कि क्या ऐसा, ये वॉशिंग मशीन वाला आरोप एक बार फिर से लगाया जा रहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दे या सरकार का साथ दे दे कोई, तो उसके बाद फिर उसके चैन की नींद लौट आती है। ऐसे में क्या 2024 के पहले ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या ये एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न बनता जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकाबला का दूसरे भाग में मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रकाश जी आप ही से। आपसे शुरू किया था पहला भाग, ये सवाल भी आपने सुना, सब लोगों का ओपिनियन, सब लोगों का ये मत है कि एक बहुत क्लियर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा आए बीजेपी में, वॉशिंग मशीन एकदम साफ। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट में भी तमाम ऐसे नेता देख लीजिए, वो जितनी बार आए, मुकुल रॉय बीजेपी में आए, उनके खिलाफ आ रहे, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, एकदम साफ, ठीक है। और उस तरीके से ये एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो कि आपके साथ नहीं है, आप लोगों को चुनौती दे रहे हैं। यहां तक कि आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पाक साफ हैं, हो सकता है वो जांच में पता चलेगा, ये हम एक स्थिति स्पष्ट कर दें, हम एजेंसी नहीं है, लेकिन उनका ये कहना कि मेरे यहां ही आकर के रह लें ईडी और सीबीआई वाले, अभी आते ही होंगे और वो हो गया, तो ऐसे में क्या मायने निकाले जाएं? संकेत, आपको लगता है अब ये एक ऐसा गेम है जो कि अब लोगों को भी दिख रहा है? संकेत, मामला साफ है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि हमने गलत किया है, सामने से आइए, और वो अपना एक इमोशनल कार्ड प्ले करना चाहते हैं। देखिए, दो अंतर है मीडिया ट्रायल में और रियल ट्रायल में, जमीन आसमान का अंतर है। प्रकाश जी आप मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रकाश जी एक ही हफ्ते में एनसीपी, आरजेडी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, देखिए मैं तो आपसे ये कहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पिछले 9 साल में कोई 5 ऐसे नेता बता दीजिए बीजेपी के जिनके पीछे लगी हो। आप जिनका भी नाम ले रहे हैं संकेत, हाँ। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए देश में ट्रायल व्यवस्था एक सिस्टम से है और हमें सिस्टम समझना पड़ेगा। आपके पास कोर्ट खुले हुए हैं, देश में संविधान के कानून लागू है। इसके पहले कांग्रेस बहुत बड़ा पिटारा लेके आई थी। जो संशोधन हुआ उसके बारे में आपको पता है? बिल्कुल पता है। ओनस ऑफ प्रूविंग योर इनोसेंस जिसके खिलाफ आरोप लगाया उसी पर है। नहीं, बिल्कुल है, बिकॉज वो पीएमएलए है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग है। हमें समझना पड़ेगा कि ईडी क्या है। हमें बल्कि 1-2 केसेस में डिबेट करनी चाहिए कि सीबीआई कैसे काम करती है, ईडी कैसे काम करती है, और लोगों को, आम जनता को पता होना चाहिए। दे हैव ऑल द राइट्स। अभी तक क्या था, परिवारवाद की राजनीति से जो इन्होंने क्रॉनी इकोनॉमी डेवलप की, उसमें चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी, पब्लिक तक ये जानने नहीं देना चाहते थे, इन्होंने हैबॉक बना रखा था। सुबोध जी आना चाहते हैं। सुबोध जी, उनका ये कहना है कि जो गलत है वो गलत है, साफ हो जाएगा सब कुछ।
जांच में? देखिए इनका पॉपुलर परसेप्शन पे जो ये बात करते हैं, हाँ। तो मैं साफ ये यहाँ कहना चाह रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं कि सस्पेक्टेड करप्शन के आधार पे सिर्फ ओपोजिशन लीडर को टारगेट करना, और ये ओपोजिशन लीडर कौन है? ये ओपोजिशन लीडर वही हैं जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जो गरीब की बात करते हैं, जो पिछड़े की बात करते हैं, एलिवेटेड सेक्शन की बात करते हैं। परिवार की बात, आप यहाँ कितने परिवार हैं ये हमें दिखाने की बात नहीं है। मिला नहीं जिसको आपने शिक्षा मंत्री आप बना रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, देखिए आप बात कर रहे हैं 10 लाख एक आप बात कर रहे हैं 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देने का, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लोगों से जमीन मांग रहे हैं। आप देखिए, गरीबों से आप जमीन एक एक करके प्लीज, वो अपनी बात खत्म कर लें, वापस मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, उसके बाद आपके पास रहेगा, प्लेटफॉर्म ओपन है। देखिए, जिस आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, जब ये पूरा केस होता है तो वो माइनर थे, आज से 20 साल पहले वो माइनर थे। और दूसरी बात यह है कि जो अगर लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे तो मिनिस्टर्स आर नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, और डी कैटेगरीज में मिनिस्टर का क्या रोल होता है? कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद 2004 से 9 में जब ये लोग माइनर थे, केस बंद हो जाती है। जब हम देखिए किसी कारण से जाते हैं तो आप केस खोल देते हैं। बीच में आना चाहूंगा, एक सेकंड पीकेडी नाम्बियर, किसी कारण से मैं एक केस के स्पेसिफिक डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अगर हम वो करने लगे तो वक्त कम पड़ जाएगा और हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। यहां बात हो रही है, जो आरोप लग रहा है आशुतोष, एक पैटर्न का, एक ट्रेंड जो दिखाई देता है उसका, कि आप विपक्ष में ही आपको सारे खोट, पूरा भ्रष्टाचार, सारा करप्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपको एक ही तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एकदम सब्ज बाग है? ये कोई इक्वालिटी, एक सेकंड, इक्वालिटी की बात नहीं है, बात यही है कि सारे कि दैट 50% अगर ऑपोजिशन को कर लिया तो 50% नहीं, तो ये सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा कि बीजेपी में हर आदमी, कर्नाटका में पीकेडी नाम्बियार, कर्नाटका में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? मैं मानता हूं है। 40% का आरोप लग रहा है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिख रहे हैं। सवाल एक नंबर 1, संकेत उपाध्याय और इस तरह का बड़े हजारों मीडिया हाउसेस से हिंदुस्तान के अंदर कहां गया आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? क्यों आप 4 सत्ताधारी पार्टियों का, जो बीजेपी का, जो नेताओं के ऊपर करप्शन चार्जेस आप लेके क्यों नहीं आ पाते? कहां गया कैम्ब्रिज में जाके आप मुझे एक सेकंड पीकेडी नाम्बियार ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर और नाम्बियार जी के ऊपर क्यों नहीं आप लेके आए? बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए पीकेडी नाम्बियार ने ईडी, सीबीआई और आईटी की जिम्मेदारी हम जैसे न्यूज चैनल्स को दे दी। मैं ये जिम्मेदारी लेने से मना करता हूं क्योंकि मैं इससे काबिल और फाजिल नहीं हूं। आपसे सवाल एजेंसियां हैं। संकेत जी, आपसे सवाल नहीं है, नहीं सवाल ये है, आप मुझसे सवाल मत पूछिए। एक सेकंड, सवाल ये है, मैं सवाल के कटघरे में नहीं। आप आशुतोष जी से सवाल, आप 10 ऐसे शोर शराबा नहीं प्लीज। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि हाँ भाई वही लोग भ्रष्ट हैं, आपको लगता है ये पैटर्न है? आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं ना। संकेत, ये एक बहुत ही गंभीर बहस का विषय है और मुझे लगता है कि पीकेडी नाम्बियार जैसे लोगों को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? ये देश रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। ये कोई बादशाहत नहीं यहाँ पे कि बादशाह अकबर का नहीं कि उनके मन में आया तो किसी को फांसी की सजा दे दी, उनके मन में आया तो फिर किसी को उन्होंने किले के बुर्ज से नीचे गिरा दिया। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सब उसके सामने बराबर है। अगर सब उसके सामने बराबर है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का करप्शन हो या फिर आम आदमी पार्टी का करप्शन हो या फिर सीपीएम का करप्शन हो, सबके साथ रूल ऑफ लॉ और एजेंसीज एक साथ काम करनी चाहिए। अगर आप रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत के संविधान से लोगों का यकीन खत्म हो जाएगा। ये जो कोशिश है दरअसल भारत के संविधान और लोकतंत्र में लोगों का यकीन खत्म कर रही। दूसरी बात जो यहां पे और महत्वपूर्ण सवाल है वो इस बात को लेकर यह सवाल है कि एक जमाना था इंदिरा गांधी के जमाने जब लोग कहते थे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। अगर आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स ने एक पार्टी विशेष के साथ जुड़कर काम करने का मतलब हुआ है, तो इसका मतलब यह कि भारत का जो स्टील फ्रेम है जो दरअसल देश को चलाता है उसमें अब जंग लग रही है। और जिस दिन यह स्टील फ्रेम बैठ जाएगी उस दिन देश का संविधान, देश की व्यवस्था बैठ जाए। तो ये जो दो मसले, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से इस बात को कहता हूं कि यह मामूली बात नहीं है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए और पीकेडी नाम्बियार जैसे लोगों को इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि बीजेपी के साथ नहीं हुआ। बंगारू लक्ष्मण का उदाहरण हर आदमी के सामने स्पष्ट हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और दिलीप सिंह जूदेव का उदाहरण भी सबके सामने, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए थे और उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम उससे कम भी नहीं है। तो आज की तारीख में जनार्दन रेड्डी जो कर्नाटका के अंदर है उनके बारे में आप देख लीजिए
या सबसे बड़ा उदाहरण तो ये भाई, वो ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस अभी तक उस एमएलए के घर पे क्यों नहीं पहुंची जहां 8 करोड़ रुपए पकड़े गए? तो पार्थ चटर्जी के घर पे तो पहुंच जाती है, उन पे बहुत बड़ा विज्ञापन चलता है, लेकिन कर्नाटक में पता क्यों भूल जाती है? होता तो क्यों नहीं ठीक, चलता? मैं आपका आरोप समझ गया। एक सेकंड, रेगुलर रेड्डी जी के पास जाते हैं, बीआरएस। बिल्कुल, एक सेकंड, एक एक करके। रेड्डी जी देखिए, सवाल के कटघरे में आपकी नेता भी हैं, आपके बहुत सारे नेता, उनसे जुड़े हुए लोग भी हैं। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है, क्या उतना काफी रहेगा? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं इसके बीच में ये 2-3 महीने में हमारे 13 लीडर्स जो मिनिस्टर्स है, एमपीस है, एमएलएस है, उसके बिजनेसेस के ऊपर रेड्स हुआ है और बीजेपी के कोई भी लीडर के ऊपर रेड नहीं हुआ है। मैंने जो निर्मा सर्फ वॉशिंग मशीन की बात आपको कहना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे एक 40 सेकंड का मोहलत दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। ये है 12 अक्टूबर 2018 जो एएनआई इसमें आया था कि टीडीपी लीडर और बिजनेसमैन सीएम रमेश के ऊपर आईटी का सर्च हुआ था। और ये है नवंबर 24, 2018 जो सुजना चौधरी कहलाते हैं, वैएस चौधरी तब मिनिस्टर भी था, उसके ऊपर बैंक को फ्रॉड करने के एलिगेशन में उसके ऊपर रेड हुआ था। 6000 करोड़ की बैंक फ्रॉड हुआ था। और ये है जो लेटर जीवीएल नरसिम्हा ने ट्वीट किया था, राज्यसभा मेंबर और बीजेपी के प्रवक्ता, कि आई हैव कंप्लेंट टू एथिक्स कमिटी टू सीक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 2 टीडीपी एमपीस। और इसको उनने कहा कि आंध्रा मल्यास है, एक चोर है। और उसके बाद अमित शाह जी ने उसके ऊपर करुणा किया और आपका जो निर्मा सर्फ वॉशिंग मशीन में डाल दिया, तो इन जाके बीजेपी में शामिल हो गए, ज्वाइन किए। फिर देखिए ये फोटो में, ये कब हुआ? अक्टूबर 18 में वो हुआ। जून 21, 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये जो एमपीस है टीडीपी में तब थे, जो आईटी का इवेड किया था, टैक्स चोरी किया था और बैंक के 6000 करोड़ फ्रॉड किया था। ये आपने एक उदाहरण दे दिया साउथ का। प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसे उदाहरण पश्चिम बंगाल में हैं, ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश में हैं, संकेत जी, असम में है। सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रहा है। ये कह ले, जो अपनी है, बात खत्म कर ले। हाँ, कोई आम आदमी हमारे देश में कोई ऐसा टैक्स चोर, तो इस जांच का क्या हुआ? इस जांच का क्या हुआ बताइए शर्मा जी, सीधी सी बात। इसके बारे में कभी ईडी नहीं जाती है, आईटी नहीं जाता। वो आपका पॉइंट हमने जान लिया। और ये एक के बाद एक राज्यों में प्रश्न, मेरा एक ही प्रश्न है। नहीं तो आप आरोप क्या लगा रहे हैं? कल को आपके नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, जो लोग बीजेपी में ज्वाइन करते हैं उसको अमित शाह जी ने निर्मा सर्फ ले का करके वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो गंगा पुनीत, दूध से धुला हुआ क्लीन बाहर आते हैं। उसके पास कोई सीबीआई नहीं जाता, ईडी नहीं जाता, आईटी नहीं जाता। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये 2 एमपीस है जिसने आईटी और गलत है। पीकेडी नाम्बियार इस पर राइट टू रिप्लाई देना चाहता हूं जल्दी से। सिर्फ एक सवाल। 3000 पिछले 8-8.5 वर्षों में लगभग 3000 रेड हुआ ईडी का, ये कहते हैं। कितने प्रतिशत ऑपोजिशन पार्टी का, या छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टी का, नेताओं के ऊपर रेड हुआ है? कितना बिजनेसमैन के ऊपर हुआ है? कितने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हुआ है? किसी को पता है? आप बताओ, 30 नाम बता दीजिए, 30 नाम। मैं सिर्फ आपको चैलेंज करता हूं, आउट ऑफ द 30 मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई 5 नाम बता दीजिए बीजेपी के नेताओं पर हुआ। मैं सवाल मोदी जी 5 अगेन संकेत जी देखो, आपको सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं कि 3000 में से कितने विपक्ष का नेताओं को, 3000 में से कितने पक्ष के नेताओं, 30 लोगों को बताओ ना, 3000 में से 30 लोगों को नाम बताइए ना। एक सेकंड ओनिका जी सवाल पूछ रही हैं आपसे। एक सेकंड, बिना 30 लोगों का नाम बिना शोर शराबे के 15 और 20 में आप अपना बता दीजिए ना। अगर आप ये क्लेम करते आप हैं 30 नाम पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 नाम दे दीजिए पक्ष के नेताओं का। अरे मैं सिर्फ एक और चीज, वो अपनी बात कह दें। वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे हैं तो उसको जवाब तो दो। आप वॉशिंग पाउडर का जवाब दे बता देता हूं आपको। ओनिका जी पे तो चला जाओ, वो वेट कर। वॉशिंग मशीन तो अब इतनी ओवरलोडेड हो गई है कि वो भी कोलैप्स होने वाली, बाहर खड़े हो जाएगी तब भी धुल जाएंगे। अब तो ये हालत हो गई है। जो 3000 केसेस की बात कर रहे हैं ना, लिस्ट जो बता रहे हैं, पूरी लिस्ट तैयार है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, आप पूछ रहे हैं कि आप अपने तो बताइए, अपने पराये की बात नहीं है। क्लियर इंडिकेशन है कि जितनी लिस्ट हमने बताई है उसमें सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं। ताज़ा एग्जाम्पल संकेत जी, कर्नाटक का। दूर कहाँ जाना, पुरानी बातें क्यों करनी। अडानी तो लगता है चैप्टर ही क्लोज कर दिया इन्होंने।
आप लेटेस्ट तो बता दीजिए ना, उस पे क्यों नहीं हुआ? 8 करोड़ मिलना और इतनी ग्लोरिफिकेशन करना, राजस्थान में लोकायुक्त कहाँ गया? छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त क्यों नहीं है? बताइए ना, लोकायुक्त कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त कहाँ है? जो आम आदमी पार्टी लोकायुक्त का नाम पे पद में आया था दिल्ली में, कहाँ है लोकायुक्त? मुझे बीच में आना काम कर रहे हैं, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त क्यों नहीं है? इस तरीके से आप बता दीजिए, राजस्थान में लोकायुक्त क्यों नहीं है? ठीक है, और आप कह रहे हैं जब लोकायुक्त किसी को अरेस्ट कर लेगा तो आपको सवाल पूछ दिया आपने सवाल, अब मैं जवाब ले लूं, आप इनका राइट टू रिप्लाई दे दीजिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोकायुक्त क्यों नहीं? क्योंकि कर्नाटक में लोकायुक्त अपना काम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही। होना चाहिए, बिल्कुल बनेगी, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज जहां आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। जास्मिन शाह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इस लपेटे में आप भी हैं और सरकार का ये कहना है, और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, देखिए स्पेसिफिक केसेस में अगर हम गए तो हम जांच एजेंसी नहीं है और हम उसका रोल भी अख्तियार नहीं कर सकते, वो हम काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक बड़ा प्रश्न, सारे विपक्षी दल एक ही बात बोलते हैं, निरमा की बात होती है, सर्फ की बात होती है, ईडी सीबीआई रेड की बात होती है कि सीबीआई हटी, ईडी आई, एक के बाद एक वो रेलगाड़ी की तरह सब एजेंसी लग जाती हैं, फिर भी आप लोग एक स्वर में नहीं दिखते, एक साथ एक मंच पे नहीं दिखते। तो ऐसे में लोगों में क्या संदेश जाएगा? साकेत जी, लेकिन मैं आपको ये बात ये कह दूं कि पिछले हफ्ते पहली बार, अगर हम कांग्रेस को छोड़ दें, तो देश के सारे विपक्षी नेता और साउथ के भी कई सारे चीफ मिनिस्टर्स, जिसमें स्टालिन हैं, जिसमें पिनरई विजयन साहब हैं, बीआरएस के केसीआर साहब हैं, ये सारे लोग एकजुट हुए, एक स्वर से आज पहली बार कह रहे हैं, क्योंकि सवाल हम में से किसी एक नेता का नहीं है, हमारे किसी नेता का नहीं, ये देश के संविधान की बात है। और मैं वापस कह रहा हूं कि देश के इतिहास में हमने देखा है कि कांग्रेस ने भी सीबीआई और ईडी का पहले अब्यूज किया था, लेकिन इस प्रकार से खुलेआम जब आप कहते हो और ऐलान करते हो कि हमारे पास आ जाओ, हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन विपक्ष में रहोगे तो आपको जीने नहीं देंगे। मेरा जास्मिन शाह, मेरा सवाल यही है आपसे, जास्मिन मेरा सवाल आपसे यही है, आप ये बताइए, जब आप कहते हैं, और कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी तो ये हो रहा है, ऐसे में आप एक मंच पर एकजुट होकर के क्यों दिखते? आपने ये क्यों बोला शुरुआत में ही, आपने बोल दिया सिवाय कांग्रेस के? नहीं तो वो तो कांग्रेस डिसाइड करेगा ना साकेत जी। हम तो हमेशा कहते हैं कि अभी किसी एक राजनीतिक पार्टी को अपने अस्तित्व बनाने में नहीं बचाने में नहीं रुकना चाहिए। हाँ। देश का अस्तित्व खतरे में है, देश के लिए हम सबको एक साथ आना होगा, और देश की जनता बखूबी देख रही है। सवाल यही है कि ये जो एक फोर्स है वो कब तक फ्यूरी बनेगा, सब देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कोई कार्रवाई ना ईडी या सीबीआई नहीं गया, संकेत उपाध्याय के पास कोई ईडी नहीं गया, ना पीकेडी नंबर के पास कोई ईडी नहीं गया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? आप ऐसे कह रहे हैं कि जो अगर आपका तो यहाँ पे भी यही होगा। 70 एमएलए है, 60 एमएलए है, किसकी से बात किया? पीकेडी जी प्लीज एक एक करके, नहीं हो सकता, मैं आपको टाइम अपने हिसाब से आप आप ऐसे इस तरीके से बहस नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे बहस कंडक्ट करना। एक एक करके प्लीज, सुबोध जी, उसके बाद अनिका जी, और फिर आशुतोष। देखिए, पीकेडी का जितना भी तर्क है, तर्कहीन मुझे बातें लगती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी न्याय करती है तो न्याय करते हुए दिखती क्यों नहीं है? न्याय करने के लिए न्यायपालिका विश्वास करते हो? अगर लालू जी को जो अरेस्ट हुआ, जेल हुआ, उसके ऊपर जो पीकेडी नाम देश का सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया, उसके ऊपर आपका क्या मत है बताइए? अरे वो सीबीआई कोर्ट था, आपको इतना ज्ञान नहीं है? नहीं, जब भी संविधानिक कोर्ट में ये केस आएगा, सुन लीजिए, पीकेडी आप सुन लो, पीकेडी आप सुन लो, अंदर थे, देखो लालू जी को अंदर सीबीआई ने किया था, और सीबीआई एक तोता है, और तोता जो है अपने मास्टर्स का राज बोल रही है, और जब भी ये संविधानिक कोर्ट में आएगी, होगा तो तोता नहीं है। जब भी संविधानिक कोर्ट में आएगी, लालू जी दूध का दूध, पानी का पानी धुला हुआ है, इस केस पे बात करो। अरे अगर आप न्याय कर रहे हो, अगर न्याय कर रहे हो तो कितनी साल से जेल में है आप? आपने संस्था को दुरुपयोग करके जेल में डाला हुआ है, आपने न्याय चारा घोटाला सुना है आपने नाम? न्याय कर रहे हो तो न्याय करते हुए जिस बहस के लिए जो वो खाद लेके वो भी खुद खाया हुआ है। अरे मैं के बाद क्या बात कर रहे हो? अरे आप तर्कहीन बात क्यों कर रहे हो? असंवैधानिक बातें क्यों यहाँ पे कर क्यों रहे हो? इसमें असंवैधानिक क्या है? ये चारा घोटाला है, पूरा दुनिया कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर कोई घोटाला नहीं हुआ। लालू यादव जी का इसमें कोई रोल नहीं है। सीबीआई कोर्ट ने उनको चार्जशीट किया था, सीबीआई कोर्ट जैसे ही संविधानिक कोर्ट में आएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए देखिए उससे भी बड़ी बात है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जल्दी से मुझे कंप्लीट, स्पेसिफिक केसेस से इसीलिए मैं दूर रह रहा हूं। जी यस, अगर न्याय कर रही है बीजेपी तो न्याय
करते हुए दिखती क्यों नहीं है? सिर्फ अपोजिशन पार्टी के ऊपर कर रही है। ये उन लोगों पे ईडी का और सीबीआई का जो है रेड मरवा रही है, जो गरीब की बात करते हैं, जो पिछड़े की बात करते हैं, जो प्रकाश जी जल्दी जो से, आरक्षण उसके की बाद बात आशुतोष। करते हैं, आरक्षण विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इनकी ये जो बातें आ रही है, स्थिति है और बहुत भयानक स्थिति है। क्या स्थिति? कि देश के संविधान को ये मानने को तैयार नहीं है और सिर्फ संविधान को आगे सेल्टर लेके कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो रहा है। आशुतोष जी संविधान जैसे खतरे में है भाई साहब। अरे सुनिए साहब, आप पार्लियामेंट करप्शन की उसके बेल पे बैठे हुए डिबेट नहीं हैं, करते आप हो। लोगों को शर्म नहीं आ रही है? अरे देश लूट के पार्लियामेंट खा गए, पार्लियामेंट पूरा शर्म बिहार नहीं लूट आती के है? खा गए, आपको आप शर्म लोगों नहीं को आती शर्म नहीं है? आती है? पार्लियामेंट का देश काम है का कानून GDP बनाना। दुगना हो गया, अरे शर्म पार्लियामेंट दिखता नहीं है। नहीं, ऐसे बहस नहीं। 80 करोड़ लोगों को हम मैं- खाना मुझे खिला रहे हैं, बीच आपको में शर्म एक नहीं आ रहा है? सेकंड प्लीज इस तरीके से बहस। पार्लियामेंट का काम है जो है कानून बनाना। अरे आप ये जो पार्लियामेंट मुद्दे में की डिबेट बात नहीं करिए ना, करते, दूसरे को debate पार्लियामेंट नहीं में करते। डिबेट नहीं करते। प्रकाश जी अपनी बात खत्म करें। संस्थाओं को आप बेच रहे हो। ठीक है, आपने अपने सुबोध जी बात हो गई। हाँ, संकेत, मोटी बात यह है, देखिए चोर चोर मोसेरे भाई, नंबर वन, सॉरी टू से दिस बट दिस इज द राइट पार्ट। द रीजन बीइंग आई एम टेलिंग यू कि ट्रायल करने का अपना प्रोसेस है। अभी ये कानून का मतलब समझाने लगे कि भाई कौन से ट्रायल में वो बात काम सही चल है रहा है। प्रकाश सर, जी, एक चोर मिनट चोर के लिए। मौसेरे भाई वाली बात सही है, लेकिन मैं आ रहा हूं आपकी वो बात पे। एक अब वो मीडिया और कहावत ट्रायल भी है। मैं आपको एक मिनट जब बोल रहा सैया था। भाई कोतवाल तो डर नहीं, डर काहे का? तो डर करने के लिए है ना, देश में संविधान है, यही तो मैं कह रहा हूं। देश में न्यायपालिका है, देश में मतलब हर कुछ है। और आप क्यों नहीं और जाते? वॉशिंग पेगासस मशीन वाला के मामले ट्रैक में पेगासस के मामले में इन्होंने मीडिया पे मामला उठाया, क्यों नहीं कोर्ट पे गए? और बाकी जब किसी ने PIL फाइल की, परिणाम सबके सामने है। देश को बदनाम करने की साजिश इससे घृणित नहीं हो सकती। देश को गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबों को लूटते रहे और खुद गरीब से अमीर बन गए। आज अगर इनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए लालू जी का, और ऐसे लोगों का आज फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक इनका सबका विकास नहीं, हमारा विकास, हमारा ही सब कुछ। नेशनल हेराल्ड में सबको सबके साथ पता है। विश्वासघात हर किया जिला आपने। में ऑफिस मामला अच्छा, क्या मुझे है? एक सेकंड स्टूडियो से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा व्यवस्थित होने के लिए। आशुतोष जी के पास जाना चाहता हूं और फिर जैस्मिन शाह। आशुतोष जी, यहां पर मैं एक सवाल जो पूछना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि अगर सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक स्वर में कह रहे हैं, तो फिर एक साथ क्यों नहीं दिखते हैं? तब तो संदेश जाएगा। संकेत, आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक बात मैं जरूर लालू प्रसाद यादव के संदर्भ में कहना चाहता हूं। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाला में बहुत मजबूती के साथ लिया जाता है। किसी को जगन्नाथ मिश्रा का नाम याद नहीं आता। क्यों? क्या ये कोई जातीय विद्वेष की भावना से हम कोई विश्लेषण कर रहे हैं क्या? ये भी तो समझना पड़ेगा। आप मायावती को भ्रष्टाचार से जोड़ देते हैं, आप मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचार से जोड़ देते हैं, आप लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार से जोड़ देते हैं। क्या भ्रष्टाचार में जगन्नाथ मिश्रा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व नहीं? तो हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि एक खास तबके को टारगेट क्यों किया जाता है और किस लिए टारगेट, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जो महत्वपूर्ण सवाल यह है, और वो ये कि सारा विपक्ष एकजुट क्यों नहीं होता। मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि आज की तारीख में जो विपक्ष है उसके अंदर जो एक जिसे कहते हैं ना राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उसका पूरी तरीके से अभाव है। ममता बनर्जी को लगता है कि मैं पश्चिम बंगाल में सुरक्षित हूं तो मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की क्या जरूरत है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि मैं दिल्ली में सुरक्षित हूं, मैं क्यों कांग्रेस पार्टी के पास जाऊं। जब तक इनको यह बात समझ में नहीं आएगी कि अगर सारा विपक्ष और उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व है, अगर वो सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे तो एक एक कर सबकी मृत्यु, राजनीतिक मृत्यु निश्चित है इस पूरे मसले पे। आम आदमी पार्टी को तो यह बात सबसे पहले समझनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पिछली बार 67 में से तकरीबन 30 से 32 विधायक थे जिनके खिलाफ फ्रिवलस केसेस दर्ज किए गए, उनमें से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई। और अगर आप उसमें कन्विक्शन देखेंगे तो शायद एक कन्विक्शन है या 2 कन्विक्शन है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से उनके खिलाफ ईडी लगाई गई है, यह बात तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को समझनी चाहिए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा कहना है सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं, सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं, सवाल आरजेडी का नहीं, सवाल जेडीयू का नहीं है। सवाल यह है कि अगर सब एक साथ नहीं मिलेंगे तो न तो नरेंद्र मोदी से लड़ पाएंगे, ना बीजेपी से लड़ पाएंगे, और ना ही देश में जो संवैधानिक हमला हो रहा है उसको बचा पाएंगे, और अंत में ये देश पूरी तरीके से विपक्ष मुक्त हो जाएगा। जी चलिए, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा।
दिलीप सिंह जूदेव का उदाहरण भी सबके सामने, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए थे और उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं ली, खुदा की कसम उससे कम भी नहीं है। तो आज की तारीख में जनार्दन रेड्डी जो कर्नाटका के अंदर है, उनके बारे में आप देख लीजिए। या सबसे बड़ा उदाहरण तो ये भाई, वो ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस अभी तक उस एमएलए के घर पे क्यों नहीं पहुंची जहां 8 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो पार्थिव चटर्जी के घर पे तो पहुंच जाती है, उन पे बहुत बड़ा विज्ञापन चलता है। कितने प्रतिशत ऑपोजिशन पार्टी का, या छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टी का, नेताओं के ऊपर रेड हुआ है? कितना बिजनेसमैन के ऊपर हुआ है? कितने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हुआ है? किसी को पता है? आप बताओ, 30 नाम बता दीजिए, 30 नाम। मैं सिर्फ आपको चैलेंज करता हूं, आउट ऑफ द 30 मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई 5 नाम बता दीजिए पांच बीजेपी के मैं नेताओं पर हुआ हो। मैं सवाल मोदी जी अरे, आने के बाद- फाइव अगेन संकेत जी, देखो संकेत आपको जी, सिर्फ मैं सवाल बताना ये चाह रहा पूछ रहा हूं कि हूं। 3000 में से कितने अभ्यर्थी, विपक्ष का नेताओं को, प्रधानमंत्री 3000 में से लोगों को बता दो। मैं कितने आपको पक्ष के मैं नेताओं 30 पर? लोगों को बताऊं ना, 3000 में 30 से लोगों को नाम बताइए ना। एक सेकंड ओनिका जी, ओनिका जी, ओनिका जी सवाल पूछ रही हैं आपसे। एक सेकंड, बिना 30 शोर लोगों का नाम बिना बताइए। शोर 30, शराबे के। 15 और That 20 is की 1% आप अपना बता नहीं दीजिए है। ना। अगर आप ये क्लेम करते आप हैं 30 कि नाम साफ पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 नाम दे दीजिए पक्ष के नेताओं का।